तो हम लोगों ने स्टार्ट किया इकोलॉजी यूनिट। इकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहा है और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट होके ये अपना क्या कर रहे हैं भाई, लाइफ को चला रहे हैं, है ना, लाइफ इनका कैसे चल रहा है। तो इसकी स्टडी हम लोग इकोलॉजी में कहते हैं। तो इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके जो इकोलॉजी है उसके कुछ लेवल्स के बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है, मेनली किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इकोलॉजी मेनली कंसर्न विद 4 लेवल्स, ठीक है। पहला क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पहला क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसको कह रहे हैं हम लोग? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल के बारे में। दूसरा हो गया पॉपुलेशन। जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं भाई? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में रहेगा। लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि हर समय पॉपुलेशन चेंज होते रहता है, ठीक है ना। एक एरिया के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज का, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। थर्ड टर्म आता है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक जंगल है, उसमें शेर भी है, बाघ भी है, सांप भी है, ठीक है, पक्षियां भी हैं, अलग अलग स्पीसीज के बर्ड्स भी हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के मैमल्स भी हैं। तो सबका जो ग्रुप है वो एक जगह रह रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, तो वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी कह रहे हैं। और चौथा क्या आ गया? बायोम। बायोम की बात आ गई तो यहां पर अबायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। अबायोटिक फैक्टर क्या होता है? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है ना। तो ये बायोम है जिसके साथ इंटरेक्शन करते हैं कौन? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या है? जिसमें लाइफ है, ठीक है, वो अबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वही है ना, अदर एंड विद द एनवायरमेंट, ठीक है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। क्या कोई भी बायोटिक फैक्टर विदाउट अबायोटिक फैक्टर के हेल्प के जी सकता है? सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए, सबको सांस लेने के लिए एयर, ऑक्सीजन चाहिए सबको, ठीक है। प्लांट्स है तो उनको सनलाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सॉइल भी चाहिए, ठीक है ना, सॉइल भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ठीक है। विदाउट वाटर या एयर या सनलाइट प्लांट क्या होंगे? नहीं जी पाएंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, और जब प्लांट नहीं है तो एनिमल्स भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनका इंटरेक्शन ही क्या कर रहा है? इकोलॉजी फॉर्म कर रहा है। तो ये 4 लेवल में इकोलॉजी की बातें होती है। एक तो सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म वर्सेस पॉपुलेशन की बात करें, ऑर्गेनिज्म वर्सेस पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जब हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम लोग सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, है ना। कोई सिंगल इंडिविजुअल, कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म के, जैसे मैं हूं तो एक सिंगल इंडिविजुअल हूं, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सही बात है ना। हाँ, अगर हम लोग
ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो बर्थ के बारे में बात करेंगे और डेथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। किसके किसके बारे में बात करेंगे कि भाई एक सिंगल इंडिविजुअल का या तो जन्म होता है या फिर वो मर जाता है, ठीक है। या तो बर्थ के बारे में बात करेंगे या डेथ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिंगल डेथ और बर्थ की बात नहीं करते, बर्थ रेट की बात करते हैं और डेथ रेट की बात करते हैं, ठीक है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करते हैं, एक की बात नहीं है ना। फिर अगर हम लोग एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो भाई फीमेल है या मेल है, ऐसे बात करते हैं हम लोग, है ना। सेक्स के बारे में बात करते हैं तो या तो वो फीमेल होगा या तो वो मेल होगा। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम लोग सेक्स रेशियो देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं हम लोग? सेक्स रेशियो देखते हैं, ठीक है, कि सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। अगर हम लोग एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक एज होगा, कुछ उम्र होगी ना वही सिंगल इंडिविजुअल की, कोई स्पेसिफिक एज होगा। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इस पॉपुलेशन में 1 से 10 वाले बच्चे कितने हैं, 10 से 20 वाले लोग कितने हैं, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज को, ठीक है। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोगों को तो पॉपुलेशन ही डिटेल पढ़ना है, तो हम लोगों को यही चीज पढ़ना है, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि जब दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट होते हैं तो कौन क्या करते हैं, भाई कोई फायदा पहुंचाता है, कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, कभी दोनों को फायदा होता है, कभी दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। उसके बारे में और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बस इसी को हम लोग डिटेल करने वाले हैं। समझ में आ गई बात? चलो, चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब क्या है? कितना जन्म ले रहा है, एक पॉपुलेशन में कितना का जन्म हो रहा है। तो अगर जन्म होता है, ठीक है, अब बर्थ रेट जो है ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब भी बर्थ रेट बोलते हैं तो पर कैपिटा बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा वर्ड यूज किया जाता है बर्थ रेट के लिए, ठीक है। तो बर्थ रेट का मतलब है क्या कि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, नया नया जन्म हो रहा है इंडिविजुअल को, तो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बर्थ रेट क्या है? ये क्या कर रहा है? पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? डिटरमाइंस बर्थ रेट, इट डिटरमाइंस द increase in number of organism in a population, ठीक है ना। और डेथ रेट को क्या करेंगे? हाँ, डेथ रेट इट डिटरमाइंस द, डिक्रीज करेगा ना, अगर मरते जा रहे हैं पॉपुलेशन में लोग तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन, ठीक। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन एक्सप्रेस्ड इन पर कैपिटा, ठीक है, पर कैपिटा। मान लो कि बर्थ रेट है, कैसे निकालेंगे हम लोग? किसी का बर्थ रेट आएगा निकालने के लिए, तो ठीक है, बर्थ रेट निकालने के लिए जब आएगा तो जैसे मान लीजिए कि अभी पॉपुलेशन जो था, ठीक है, मान लीजिए लास्ट ईयर का हम लोग ले रहे हैं कि लास्ट ईयर का पॉपुलेशन कोई बर्ड का ले ले या किसी का भी ले ले हम लोग पॉपुलेशन, की बर्ड का पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में 100 था, ठीक है। अब इस साल वो बढ़ा होगा, तो 100 को छोड़ के जो इस साल बर्थ हुआ, ठीक है ना, वो अभी का करंट पॉपुलेशन है,
ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्ड जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड जो इंक्रीज हुआ है, ठीक, डिवाइडेड बाय जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन था, मतलब पहले था जितना, ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कर निकालते हैं, बर्थ का रेट निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि बर्थ रेट है, तो अगर हम लोग को इसको निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोग लिए कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन बर्थ का था 100, मान लीजिए कि इसमें 20 बढ़ गए और या 30 बढ़ गए, कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 330/100, तो क्या आ जाएगा, 0.3 पर कैपिटा। ठीक है, 0.3 पर कैपिटा पॉपुलेशन क्या हुआ, बर्थ रेट है इसका, ऐसे कंसीडर करते हैं। ऐसे ही डेथ रेट निकलता है, ठीक है ना, कोई भारी चीज नहीं है ये सब। डेथ मान लो कि भाई पिछले बार जो था वो जो टोटल पॉपुलेशन 100 था, और डेथ रेट मान लीजिए कि डेथ रेट अक्सर बर्थ रेट से कम ही रहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 20 था और तो 100 पॉपुलेशन था, तो क्या हो जाएगा, 0.2 पर कैपिटा। आई बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक, पर कैपिटा, मतलब कि ये क्या कर रहा है, अब इस ईयर का ये बता दिया, तो ये पर ईयर, ये कि पर कैपिटा क्या है, पर ईयर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कि इस साल अगर हम लोग बर्थ रेट निकाल रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, तो भाई बर्थ रेट ऐसा है, पिछले साल का एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन लिए, इस साल कितना इंक्रीज हुआ वो लिए, और पर कैपिटा क्या कर दिए, उसको निकाल दिए। ठीक, आया समझ में कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, बर्थ है तो बर्थ, डेथ है तो डेथ, ये इसका एक तरह से फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, बर्थ रेट का और डेथ रेट का। ठीक है, जब बर्थ रेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेथ रेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया बर्थ रेट और डेथ रेट, जो कि एक पॉपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, है ना, पूरे पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या हम लोग बात किए, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है, अब भाई सेक्स तो मेल और फीमेल है ना, तो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इसको आप परसेंटेज में निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, आप कैलकुलेट इन परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पूरा टोटल पॉपुलेशन, कुछ मान लेते हैं हम लोग कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, 100 ही मान के चलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इसमें फीमेल जो है ना, ये फीमेल है, अच्छा इतना 100 मानेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा, कुछ और ही मानते हैं। ठीक है, मान लो 50 है, कम ही मानते हैं, 50 है टोटल पॉपुलेशन, जिसमें कुछ भी आप लोग मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 20 जो है ना वो फीमेल है, ठीक है, और मेल जो है वो कितना है, 30 है। तो हम लोग कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। हाँ, ठीक है, मान लीजिए कि आप परसेंटेज या फिर क्या सेक्स रेशियो ऑफ मेल निकाल रहे हैं, सेक्स रेशियो ऑफ मेल अगर आप लोग निकाल रहे हैं कि मेल का क्या सेक्स रेशियो है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मेल लिखेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 30 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, निकालो क्या होगा। ऐसे ही अगर हम लोग सेक्स रेशियो ऑफ फीमेल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो कितना है भाई, 20 है, डिवाइडेड बाय 50 है, इंटू 100 है, कितना आया, ठीक है, इसमें कितना आया, 60%, ठीक है, और 40%।
तो इस तरह से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, कोई कितना भी पॉपुलेशन है तो हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई इतना परसेंटेज में मेल है, इतना परसेंटेज में फीमेल है। तो भाई रेशियो क्या है इनका, तो इसका रेशियो क्या हो गया भाई 60% और 40% है। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये दोनों तो बहुत आसान था, थोड़ा सा हम लोग क्योंकि एज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन एक तो नहीं है एक पॉपुलेशन में, है ना, हर एज के लोग वहां मिलेंगे आपको। किसी का मान लो ह्यूमन बीइंग का ही हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं किसी पॉपुलेशन में। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अब एज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकालना है तो भाई बहुत सारे एज ग्रुप के लोग इसमें क्या होंगे, किसी भी पॉपुलेशन में होगा। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं ना, इसमें 3 पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग निकालते हैं तो 3 मतलब पिरामिड से उसको शो करते हैं। ठीक है, अब पिरामिड से शो करने का मतलब उसमें 3 फेज दिखाया जाता है। ठीक है, 3 फेज क्या दिखाते हैं हम लोग, पहले उसको समझते हैं। 3 फेज हम लोग दिखाते हैं। एक फेज होता है, फर्स्ट फेज जो होता है ना, वो होता है क्या, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि वो समय जब हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, मतलब 0 to 14 का एज होगा, या 0 to 18 भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि उससे पहले बच्चे ही हैं। ठीक है ना, तो कंसिडर या तो 0 to 14 या फिर 18 तक ले लिया जाता है इसमें। ठीक है ना, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ये वो लोग होते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। अगर 14 माने तो 14 से लेके 45 ईयर के जो लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये हो जाता है 45 एंड अबव। ठीक, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब एज पिरामिड क्या बताता है ना कि पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो 3 पिरामिड से यहाँ पर क्या किया जाता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है। अकॉर्डिंगली एक कैलकुलेशन है इन तीनों फेज को देखते हुए कि ये जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर, ये आगे भविष्य में बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना, तो जिस पहला पिरामिड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहला पिरामिड है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का। इसको आप देखिएगा तो ये बिल्कुल पिरामिड ही शेप में आपको नजर आएगा। नेचुरली ये ऐसा पिरामिड शेप में नजर आएगा। पिरामिड शेप का मतलब क्या है, हाँ, पिरामिड शेप का मतलब क्या है, इसका जो सबसे नीचे वाला एरिया है, देख रहे होगे तुम लोग, है ना, ये 2 लाइनिंग जो 2 बॉक्स दिख रहा है, बुक में है होगा, ये 2 जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये कौन सा फेज है आपका, प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। किसमें, एक ही है, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, अब इसके ऊपर जो 2 एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, 2 एरिया दिख रहा है, तो बैक बुक में मैं निकाल लेती हूँ। है ना, ये आपका दिखाता है रिप्रोडक्टिव फेज को। ये कौन सा दिखा रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज को। ठीक है, और आगे के जो 3 बॉक्स है ये दिखाते हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। यहां देखिए आप लोग, प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि इसमें ज्यादा आपको स्पेस दिख रहा है, मतलब बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं,
है ना। और फिर 0 टू मतलब 14 टू 45 ईयर एज का रिप्रोडक्टिव फेज बच्चों से कम है, ठीक है ना। और जो लोग बूढ़े हैं वो लोग और भी कम है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये पिरामिड से आप क्या समझ रहे हैं? इन फ्यूचर अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो आगे यही तो जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, यही जाएंगे ना बच्चे, ठीक है। तो इनकी संख्या अगर ज्यादा है तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि आगे जाके ये पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, ठीक है। ये पॉपुलेशन क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो ज्यादा है, मतलब बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो यही नेक्स्ट लेवल में क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। और ये अगर रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो ये ज्यादा और क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा ही रिप्रोडक्शन होगा ना, तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको हमेशा पिरामिड के शेप में दिखाया जाता है। और ये क्या है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये हमेशा एक्सपेंड करेगा, हमेशा बढ़ेगा ये, ठीक है। इसका शेप है पिरामिड, इसका शेप है पिरामिड, ठीक है ना। बाकी सबको भी हम लोग पिरामिड कहते हैं लेकिन शेप चेंज हो जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है ना, ऑलमोस्ट बराबर है। अरे यार कलर ही चेंज कर देती हूँ मैं, कुछ ऐसा ही है ना। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी का रिप्रोडक्टिव फेज जैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है वैसा ही कल आने वाला प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल पॉपुलेशन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेल शेप्ड में, ऐसा है ये कुछ, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे ऊपर तो ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं बेल शेप्ड। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेल शेप्ड, ठीक है। तो स्टेबल पॉपुलेशन का शेप कैसा बन रहा है, बेल शेप बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और आगे वाला पॉपुलेशन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो छोटा सा है ना। और रिप्रोडक्टिव फेज अभी उसका उससे बड़ा है, दिख रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज उससे बड़ा है। और फिर आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा ही है ना, देख लो उसी की तरह, ठीक है। तो यहां आपको क्या दिख रहा है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज कम है तो नेक्स्ट लेवल पर वो क्या करेगा, कितना ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा। इसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन होगा, ठीक है। पॉपुलेशन या पिरामिड भी बोल सकते हैं आप। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन दिखा रहा है ये कि ये वाला, अब इस पिरामिड से हम लोग क्या बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है ये आगे भविष्य में ये बढ़ने वाला है, स्टेबल रहने वाला है या घट जाने वाला है, ठीक है। ये पिरामिड आपके एज डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता हम लोगों को चल जाता है, ठीक है। तो ये जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है भाई, अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज ही कम है तो ये ऐसा थोड़ी है कि रिप्रोडक्टिव फेज में जाके इसकी संख्या बढ़ जाएगी, इसकी संख्या तो नहीं बढ़ने वाली है ना। तो ये हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को दिखाता। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर अर्न शेप्ड होता है, ऐसा अर्न शेप में क्या हो, अर्न किसको बोलते हैं हम लोग, मटके को, है ना। तो ये इस तरह का शेप बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्न शेप, अर्न शेप। कोई भी नाम देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक, आई बात समझ में। अब देखो हम लोग क्या बता रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है ना
किसी पर्टिकुलर एरिया में देखकर बताया जाता है। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में देखकर किसी पॉपुलेशन को बता रहे हैं तो अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं हम लोग? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है किसी प्लेस की, ये उस एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मान लीजिए भाई अगर अब हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन का बात करें तो चाइना से आगे निकल गया है। ठीक है, तो एरिया किसका बड़ा है, चाइना का कि इंडिया का? चाइना। एरिया वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं तो चाइना अगर इतना बड़ा है तो इंडिया भी इतना ही बड़ा है ना। तो एरिया वाइज क्या हो गया, किसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन यहां ज्यादा हो गया तो काफी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया, इसका हाई हो गया। हम लोग एरिया के हिसाब से क्या करते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये दो कुछ इक्वल एरिया का देश है तो हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेंगे, मतलब कि इसमें कितना पॉपुलेशन है उतना इसमें कितना पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेंसिटी बता देते हैं। लेकिन अगर एरिया बड़ा है तो भाई पॉपुलेशन भी बड़ा होना चाहिए, है ना। और उसके हिसाब से, इसके एरिया के हिसाब से अगर इसका पॉपुलेशन है तो हो सकता है दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए, समझ गए। लेकिन यहाँ उल्टा ही चल रहा है। ठीक है, इंडिया का डेंसिटी जो है वो काफी हाई चल रहा है और एरिया क्या है, बहुत छोटा सा है ना। तो इस तरह से डेंसिटी में हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके दो मॉडल्स है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। किन किन चीजों से पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, किस किस चीजों से पॉपुलेशन घटता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर। ठीक है, 4 फैक्टर पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला है नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या हो गया बच्चा लोग? हाँ हाँ, जन्म लेना। ठीक है, क्या जन्म का रेट है, हाँ, उस पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेटिलिटी। ठीक, दूसरा क्या हो गया, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी क्या हो गया, मर रहे हैं कितने। ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया, हाँ, इमिग्रेशन। क्या होता है, बाहर से अंदर आना। हाँ, अब मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई देश है ना, यहाँ का मान लो इंडिया ही है, यहाँ का पॉपुलेशन को हम लोग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कितना नेटिलिटी रेट है, ठीक है, कितने के जगह जन्म हो रहा है, कितने का डेथ हो रहा है। अब जन्म हो रहा है तो डेथ भी तो हो रहा है। ठीक है ना, मोस्टली कंसीडर किया जाता है कि जन्म का रेट जो होता है ना वो डेथ रेट से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं हैं कि डेथ रेट बहुत कम हो चुका है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इससे यही समझना है और यही होता ही है नेचुरली। और उसमें भाई कुछ लोग आ भी तो जा रहे हैं बाहर से। इमिग्रेशन, नाम देखो, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन में ना कभी कंफ्यूज नहीं होना। इमिग्रेशन आई से क्या होता है, इंटर। ठीक है, ई मतलब इंटर। ठीक है, इंटरैक्ट मतलब आप क्या कर रहे हो, अंदर आ रहे हो। ठीक है, इंटर कर रहे हो। और ई से होता है एग्जिट। ठीक है ना, मतलब आप बाहर जा रहे हैं। अब एंटर वाला मत करो, इंटर वाला सोचो। ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इंजेस्ट हो रहा है, अंदर आ रहा है, इंटर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इमिग्रेशन का मतलब है कि बाहर के किसी देश से लोग हमारे देश में आ रहे हैं, वो भी तो कैलकुलेट होंगे पॉपुलेशन में। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं, चले भी जा रहे हैं दूसरे देश को, तो उसको क्या करना है, घटा भी देना है। तो ये 4 फैक्टर है जो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन कितना होगा, है ना, पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है,
पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन, है ना। और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोर्टिलिटी प्लस इमिग्रेशन, या इमाइग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग, है ना, इमाइग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग को निकालना है, ठीक, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम, ठीक है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाएंगे n से, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली में हम लोग को लिखना है, तो हम लोग उसको n से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, कोई टाइम रहा होगा, ठीक है, कोई टाइम रहा होगा, मान लो लास्ट ईयर का टाइम रहा होगा, ऐसा मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई टाइम रहा होगा जिसमें कुछ पॉपुलेशन रहे होंगे, ठीक है। अब आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है अभी के समय में। तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए 1 साल बढ़ गया, मतलब टाइम में कुछ तो प्लस हुआ होगा ना, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ तो प्लस हुआ होगा। तो जो अब की डेंसिटी है प्लस, कौन बढ़ा रहा है, जोड़ना किसको है हम लोग को, नेटिलिटी को और इमिग्रेशन को, ठीक है। तो नेटिलिटी को हम लोग बर्थ रेट लिखते हैं क्योंकि बर्थ हो रहा है, ठीक है, प्लस इमिग्रेशन है मान लो, है ना। और उसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे, मोर्टिलिटी को, मतलब डेथ रेट को, प्लस इमिग्रेशन को, सही ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ, आई बात समझ में। हाँ, पर जब पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग निकालते हैं तो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है ना, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन बहुत कम होता है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना, 2 ग्राफ बताता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मॉडल हैं, 2 मॉडल हैं इसके, ठीक। पहला मॉडल है, मिटा के लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है। ग्रोथ मॉडल पहला है एक्सपोनेंशियल मॉडल, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। हाँ 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 हाँ, ग्रोथ ही मॉडल है, तो ग्रोथ मॉडल लिख तो दिया मैंने, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, मैं आपको पहले इसका ग्राफ समझाती हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है ना, यहां पर जो आपका रिसोर्स है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है, रिसोर्स अनलिमिटेड। अब मत मान लीजिए कि आप एक कहीं किसी पॉपुलेशन में हैं और आपको खूब अच्छे से खाना पीना रहना, आवास आपका जो वहां पर रह रहा है बहुत अच्छा आपके फेवर में है, ठीक है, आपके फेवर में सब कुछ है, ठीक है। कहीं भी आप गए, मतलब जिस पॉपुलेशन में आप रह रहे हैं वहां खूब अच्छे से खाना पीना, कोई कमी नहीं है खाने पीने की, तो क्या करेंगे आप, खाएंगे पिएंगे आराम से रहेंगे, रिसोर्स आपके फेवर में है, हाँ, और अनलिमिटेड रिसोर्स है, खत्म नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे से खाइएगा, है ना, खूब अच्छे से खाना खाइएगा, अच्छे से रहिएगा, तो आपका क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मॉडल यही दिखाता है कि यहाँ पर रिसोर्स अनलिमिटेड है। कैसे हम लोग किसी पार्टी में गए तो अनलिमिटेड खाना है, खूब खाओ,
छूट के, पैसे नहीं देने तो खूब खाएं, ठीक है ना, खाए जा रहे। तो ग्रोथ क्या होता है यहाँ पर, अनलिमिटेड होता है। तो इसका ग्राफ जो बनता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा बनेगा, ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। मतलब इसका यहाँ पर अगर हम लोग देख ले, ठीक है, ग्राफ निकालो, पॉपुलेशन डेंसिटी इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। तो ये जो आपका गया ग्राफ ना, ये इसका पॉपुलेशन खूब हाई होगा, बढ़ता रहेगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक, क्या बोला मैंने, रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो इसका जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक, लगातार होगा, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इसका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो ग्राफ बन रहा है आप लोग देख रहे हो, ऐसे जे शेप्ड का बन रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जे शेप्ड का बनेगा, ठीक। इतनी बात आई समझ में, है ना। अब देखो लॉजिस्टिक मॉडल, यहां पर दो फेज होते हैं। ये वाला जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो गया है, बाद में हाई हो गया, ठीक है ना। तो ये फेज कहलाता है लैग फेज, यहां से यहां तक का एरिया कहलाता है लैग फेज इसको कहते हैं। और इधर जो ऊपर चला गया है वह है लॉग फेज, ठीक है, वो ऊपर जो चला गया है वो है लॉग फेज, ठीक है, लैग एंड लॉग फेज, ठीक। अब यहां पर देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां का अगर आप लोग देखेंगे, अब मान लीजिए कि रिसोर्स भाई अनलिमिटेड ना हो, लिमिटेड हो, ठीक है ना, रिसोर्स क्या हो, लिमिटेड हो, जो एक्चुअली में रियल बात है। अनलिमिटेड रिसोर्स है क्या, नहीं है ना, अनलिमिटेड रिसोर्स है नहीं, रियल बात है ये, है ना। इसके बारे में डार्विन भी बोलते हैं, डार्विन भी अपना जो थ्योरी दे रहे थे उसमें क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे वो डार्विन फिंचेस वाला बात याद करो, हाँ, गैलापागोस आइलैंड था जिसमें कि जो बर्ड्स थे, है ना, वो सबके सब क्या कर रहे थे, फ्रूट ईटिंग कर रहे, सीड ईटिंग कर रहे थे। सीड की कमी हो गई तो उन्होंने अपने आप को अडप्ट कर लिया, वॉर्म खाना स्टार्ट कर दिया, तो अडप्ट कर लिया उन्होंने। तो वहां भी क्या है भाई, रिसोर्स लिमिटेड है ना, अपने आप को अडप्ट करके फिर वो क्या करते हैं, नेचर उसको सेलेक्ट कर देता है और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन उसका ग्रोथ होता है। तो रियल बात देखो यही है, लॉजिक वाला बात यही है, इसलिए इस मॉडल का नाम है क्या, लॉजिस्टिक। लॉजिक वाला बात यही है कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लॉजिकली यही सही बात है ना, कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन सोर्स, है ना। तो डिपेंड कर रहा है सोर्स पे, और सोर्स लिमिटेड है तो इसका ग्रोथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसका अगर तुम लोग ग्राफ देखोगे तो देखोगे कैसे, ऐसे है और फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर जाकर क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। अब देखो यहां पर एक टर्म यूज होता है क्या, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं। ये के यहाँ पर एक समझिए कि ये यहाँ वाला एरिया जो है के, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कि या आप लोग जो है ना, आप 100 फल है हमारे पास, ठीक है, और सबको एक एक फल हम लोगों को खिलाना है। तो अगर हम लोगों के पास क्या आ जाएंगे, 200 लोग आ जाएंगे, हम लोग के पास कितना खाने की कैपेसिटी है भाई, 100 की ही है, ठीक है ना। मैं 100 लोगों को ही खिला सकती हूँ, अगर मैं 200 को बुलाऊंगी तो क्या हाल होगा, 100 को खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरी कैपेसिटी क्या है, 100 की ही है, हम 100 को ही बढ़ा दिया। अगर एक बस में बैठते हैं हम लोग तो जितना सीट है उतना ही उसका कैरिंग कैपेसिटी है ना। उसके बाद उसमें ठूस लो वो अलग बात है,
ठीक है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी किसी बस की कितना है, नंबर ऑफ सीट जितने हैं तो उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, तो जितना रिसोर्स है उतना ही मेरा कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा का पॉपुलेशन हम नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स नहीं होंगे तो खाना पीना नहीं मिलेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगा, होगा क्या, नहीं होगा, तो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है ये 3 फेजेस में है। पहला फेज तो आया, स्टार्ट हुआ भाई, है ना, ये हो गया आपका लैग फेज। उसके बाद जब इसको रिसोर्स मिला तो इंक्रीज हुआ, तो ये फेज हो गया लॉग फेज, ठीक है। लेकिन जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी यहीं तक की है, अब उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है ना, तब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेशनरी फेज इसको कहते हैं हम लोग, स्टेशनरी फेज, कि भाई इससे ज्यादा की मेरी कैपेसिटी नहीं है ना, इससे ज्यादा की मेरी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तब ये हो गया स्टेशनरी फेज। तो जब हम लोग डिफरेंस लिखेंगे तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 फेज है, लैग फेज है और लॉग फेज है, एंड लॉग फेज है, ठीक है। लेकिन इसमें भाई 3 फेज आते हैं, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। उससे पहले शेप देख लीजिए, शेप कैसा है इसका, एस शेप्ड है ना, एस शेप देखो, हाँ एस शेप है, इसको सिग्मोइड भी बोलते हैं हम लोग, सिग्मोइड, सिग्मोइड शेप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सिग्मोइड शेप भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी बात करें पहले, अब इस फॉर्मूला पे पहले थोड़ा सा ध्यान, है ना, ये क्या था भाई, ये फॉर्मूला था क्या कि कोई टाइम पीरियड है उसमें हम लोग पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है और माइनस जो हट जा रहा है, डेथ रेट और इमिग्रेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको करते हैं, अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें हम लोग, और हम लोग थोड़ा सा इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन को थोड़ा कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, हाँ क्योंकि बहुत कम होता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्लस बी माइनस डी, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ बी माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, उन दोनों को अगर हम लोग ये कर दिए हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको इधर ले आएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग अब इसको कैसे लिखेंगे, डी एन पॉपुलेशन बाई dt लिखते हैं। जब अब देखो इसका इंटीग्रेशन होता है, मैथ्स में तुम लोग पढ़े होगे, और लॉग करके फिर इसका क्या निकाला जाता है, पूरा कैलकुलेशन, तो अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसको हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सीधे लिखेंगे हम लोग बी, इसको भाई इस ये टी इधर आ गया है, ठीक है ना, ये टी क्या आ गया है, इधर आ गया, इसको हम लोग सीधे लिखेंगे बी माइनस डी, ठीक है, बी माइनस डी। अब ये बी माइनस डी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी है। अब बर्थ रेट और डेथ रेट भी डेंसिटी में कंसीडर करते हैं हम लोग। डेंसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, बर्थ एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जब बी है तो बी इज इक्वल टू, हम लोग अगर बर्थ को बी लिखे और ऐसे एन लिख देते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी, और अगर डी को क्या लिख देते हैं, डेथ की डेंसिटी स्मॉल डी और एन लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, डी एन बाई डी टी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये बी को हम लोग बी माइनस डी एन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, बी एन डी एन लिख सकते हैं, बी को बी एन, डी को डी एन, तो एन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपका ये जो बर्थ डेंसिटी है माइनस डेथ डेंसिटी, इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होता है, b माइनस डी को हम लोग क्या मान रहे हैं, b माइनस डी इज इक्वल टू आर। अब ये r क्या है, हाँ, अब ये r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ,
यही ना हुआ, इसको माइनस करोगे तो कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, वही ना निकलेगा। बर्थ रेट से डेथ रेट को घटाओगे तो कितना इंक्रीज हुआ, वही ना निकलेगा, वही ना निकलेगा। ठीक है, तो आर क्या हो गया, इंक्रीज रेट इन क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, रुको इंट्रिंसिक रेट ना जी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां के बाद ऐसे देखेंगे, dN/dt इज इक्वल टू RN, हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यस और नो? ठीक है, यहां तक तो आ गया समझ में। अब इसके बाद ना इस पर लॉग अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इसके बाद इस पर लॉग अप्लाई किया जाता है, और जब लॉग अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है क्या, एंटी पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एन नॉट, जीरो लिखते हैं नॉट को, एन नॉट ERT, यही फॉर्मूला आपको आपके बुक में लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है, जहां पर E क्या हो गया, द बेस, जो E हम लोग लॉग निकालेंगे वो है, ठीक है, R तुम लोग जान रहे हो क्या है, RT है ये ना, R जान रहे हो तुम लोग क्या है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है, और N नॉट्स क्या दे रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T जो भी ये रहा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ये लॉग है, ये इंट्रिंसिक रेट है आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये बता रहा है क्या, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि ये जो रेट है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है, और यही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड, ठीक। ये हम लोग निकाल रहे थे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम पे, तो जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी रहा होगा समझो इसको, तो कुछ टाइम बढ़ा तो हम लोग T+1 लिखे, बर्थ प्लस इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, डेथ माइनस करेंगे हम लोग इमिग्रेशन को, ठीक है, पर आगे हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं जब हम लोग मॉडल देख रहे हैं कि भाई इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा हटा दिए, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए B-D, ठीक है। अब इनका बर्थ रेट और डेथ रेट डेंसिटी में अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो BN और DN लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन में निकालेंगे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये T नीचे आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब कोई भी टाइम रहा होगा, ठीक, तो B-D होगा, तो B-D को हम लोग BN, B स्मॉल b माइनस D और N, क्योंकि क्या है भाई पॉपुलेशन डेंसिटी से उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किए, वो लिखे। अब कोई भी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुआ, उसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हुआ होगा, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट हम लोग करेंगे तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है वो आ जाएगा, तो यही है इंट्रिंसिक रेट कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज का क्या रेट है, तो हम लोग लिख दिए क्या, RN, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉग फिर अप्लाई किए, ठीक है, अभी हम लोग क्यों मैथ्स पढ़ने लगे, ठीक है ना, आता भी नहीं है उतना, जो आता है बस यही है, तो फॉर्मूला ये निकला, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0, ठीक है, और ये लॉग है और ये इंट्रिंसिक रेट है कितना बड़ा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब वहां पर क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग का लॉजिस्टिक ग्रोथ है, तो वहां पर क्या फॉर्मूला बनता है, वहां पर फॉर्मूला बनता है dN/dt पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यहां पर कैरिंग कैपेसिटी ऐड हुआ है ना, कैरिंग कैपेसिटी ऐड हुआ है, तो यहां पर भी यहाँ क्या रहेगा, RN तो रहेगा ही, ठीक है ना,
आर एन जो है वो तो रहेगा ही, पर यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी, भाई जितना कैरिंग कैपेसिटी उतना ही पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर उसमें क्या जुड़ गया, कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग किससे लिख रहे हैं, के से। तो क्या हो जाएगा, के माइनस एन, के एन माइनस के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, के इज मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उतना ही पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे पॉपुलेशन डेंसिटी को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय कैरिंग कैपेसिटी। तो इस ये कैलकुलेट हो जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का एक और नाम है, क्या नाम है भाई, इसका नाम है क्या था, वरहुल्स्ट, ठीक लिखे हैं, वरहुल्स्ट पॉल, ठीक है ना, लॉजिस्टिक मॉडल। ये कौन थे, वरहुल्स्ट पर्ल, वो थे साइंटिस्ट के नाम पर है ना, जिन्होंने इस ग्राफ को खोजा था। आई बात समझ में। आपके एनसीईआरटी में एक किस्सा दिया हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ, वहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को लेकर, कि एक राजा था और वो अपने किसी मिनिस्टर के साथ क्या कर रहा था, चेस खेल रहा था, और शर्त लग गई दोनों में, है ना, शर्त लग गई दोनों में। और जब शर्त लगी तो राजा ने क्या बोला, राजा पूरा एकदम कॉन्फिडेंट था कि वही जीतेगा, है ना। तो शर्त लगाना चाहा, मिनिस्टर बोला अच्छा ठीक है शर्त लगा लेते हैं, है ना। तो बोला कि तुम जीतोगे तो क्या लोगे, मिनिस्टर से बोला कि तुम जीतोगे तो क्या लोगे, और जान रहा था कि वो तो जीतेगा नहीं, मैं ही जीतूंगा, किंग सोच रहा था। तो उसने कहा कि भाई ये चेस का जो बोर्ड है, एक बॉक्स में एक हमको क्या चाहिए भाई, एक ग्रेन चाहिए, तो उसका डबल चाहिए दूसरे बॉक्स में, उसका डबल चाहिए तीसरे बॉक्स में, तो ऐसे करते करते जितना 64 बॉक्स है उतना ही ग्रेन मुझे दे दीजिएगा। तो राजा बोला ये तो बहुत कम होगा, दे देंगे हम, ठीक है। और जीत गया मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जब जीत गया और जब वैसा देना स्टार्ट किया, तो तुम लोग सोचो कि 64 डब्बे तक आते आते उसके पूरे राज्य का ग्रेन कम पड़ गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई चल रहा है ना भाई। yes. हाँ, तो यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये दिया गया है कि ऐसा ही ग्रोथ होता है ना, पूरा ग्रोथ भागता है अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, तो ग्रोथ पूरा क्या होगा, हाई होगा। याद करने वाली बात क्या है, अभी देखो वहां पिरामिड में जो शेप था, अनशेप, बेल शेप, पिरामिड शेप, ठीक है, उसको याद रखना है कि किसमें क्या है। नीचे में जो आपका जो सबसे नीचे का रिप्रोडक्टिव फेज है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, वही बताएगा कि नेक्स्ट पॉपुलेशन क्या होगा। अगर वो ज्यादा है तो वो एक्सपेंड करेगा, अगर वो बिल्कुल इक्वल है तो वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, और अगर वो कम है तो भविष्य में वो पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, शेप पूछा जाएगा, फेस पूछा जाएगा, रिसोर्स पूछा जाएगा, सब कुछ है लिखा हुआ है ना, ठीक है। उसमें कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जिक्र होगा, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, ये भी पूछा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये जो यहाँ तक का है, ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया इसको, ये समझ में आया, आगे टाइम है नहीं है, चलो कल हम परसों हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगला जो टर्म है इंटरेक्शन वो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी उसी दिन कर लेंगे हम लोग, जल्दी खत्म करेंगे ना। चलो समझ में आ गया।